हेलो फ्रेंड्स, आज हम मोशन टेस्ट सीरीज में लेवल सेकंड के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अब और इन क्वेश्चनों को हम बहुत ही टेक्निकल तरीके से सॉल्व करके देखेंगे कि इनको आप कैसे शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एक वस्तु अपनी यात्रा की पहली आधी दूरी 20 मीटर पर सेकंड और अगली आधी दूरी 30 मीटर की चाल से तय करती है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल। देखिए, इसके लिए डायरेक्ट टेक्निक याद रखिए कि यदि कोई वस्तु पहली आधी दूरी v1 चाल से और अगली आधी दूरी v2 चाल से तय करे, ये दूरियां यदि बराबर हों लेकिन इनमें चालें भिन्न भिन्न हों, तो औसत चाल निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करिए 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। पहली आधी दूरी में चाल है 20 और अगली आधी दूरी में 30, तो v1 20 v2 30, तो 2 इंटू 20 इंटू 30 और 20 और 30 50, 0 से 0, 5 से 6 बार, 6 दिन बाद दूनी 24 मीटर पर सेकंड। तो पूरी यात्रा की औसत चाल होगी b 24 मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन है कि गति के समीकरण x बराबर at प्लस बी टी स्क्वायर में a एवं b के मात्रक क्रमशः क्या क्या हैं। ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इसमें देखिए, यहाँ पर हम दो भौतिक राशियों को जोड़ते हैं, तो दो भौतिक राशियों को हम तभी जोड़ सकते हैं जबकि उनके मात्रक बराबर हों, और फिर उनको जोड़ने के बाद जो नई राशि आएगी वो उसका भी मात्रक वही होता है। जैसे हम आपसे कहते हैं कि 2 मीटर प्लस 5 मीटर बराबर 7 मीटर, तो हम तभी जोड़ सकते हैं दो भौतिक राशियों को जबकि इनके मात्रक समान हैं, और फिर जोड़ने के बाद जो आता है उसका भी मात्रक वही होता है। तो इसी प्रकार इसमें यदि आप कहें तो x बराबर at प्लस बी टी स्क्वायर, यहाँ पर x दूरी है और t समय है, हमें a और b के मात्रक निकालने हैं। तो जो at का मात्रक होगा वही bt का मात्रक होगा और वही x का मात्रक होगा। तो हम कहेंगे at का मात्रक बराबर x का मात्रक। तब a का मात्रक निकालने के लिए a का मात्रक निकालने के लिए x का मात्रक बटे t का मात्रक, x का मात्रक बटे t का मात्रक। तो x का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड, मीटर पर सेकंड। इसी प्रकार हमें b का मात्रक निकालना है, तो बी टी स्क्वायर का मात्रक बराबर x का मात्रक, तो b का मात्रक बराबर x का मात्रक बटे x का मात्रक बराबर बटे t स्क्वायर का मात्रक। तो x का मात्रक मीटर और t स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। तो a का मात्रक मीटर पर सेकंड और b का मात्रक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ऑप्शन बी सही है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु को आरंभिक वेग u से ऊपर की ओर फेंका जाता है, उद्गता मतलब अर्थात ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो वह h ऊंचाई तय करती है। जब आप किसी पिंड को ऊपर की ओर u वेग से फेंक रहे हैं तो पिंड तब तक ऊपर जाएगा जब तक कि उसका अंतिम वेग 0 ना हो जाए, और वस्तु h ऊंचाई तय कर रही है, तो h का मान कितना होगा। इसमें हम गति का तीसरा समीकरण लाएं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। उच्चतम बिंदु पर अंतिम वेग 0 होगा, तो यू स्क्वायर माइनस 2gh, 2gh को रगड़ लें तो 2gh इक्वल टू यू स्क्वायर और h इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो h का मान यू स्क्वायर अपॉन 2g, तो पहला ऑप्शन सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक घड़ी की सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है, सुई के नोक की चाल क्या होगी। ये घड़ी की सेकंड की सुई है, इसकी चाल, इस नोक की चाल, तो चाल निकालेंगे तो एक चक्कर में इस नोक के द्वारा चली गई दूरी होगी 2 पाई r, और यहाँ पर इस सुई की नोक की लंबाई इसकी त्रिज्या का काम करेगी। सुई है 2 सेंटीमीटर लंबी, तो इस जिस वृत्तीय पथ पर ये सुई चलेगी उसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, और सेकंड की सुई को एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय 60 सेकंड होता है, तो इसकी औसत सुई की नोक की चाल होगी, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी 2 पाई r और समय t, तो 2 पाई की वैल्यू 3.14, r 2 सेंटीमीटर और सुई की सेकंड की सुई का आवर्तकाल 60 सेकंड, तो 2 2 4, 4 से 15 बार कैंसिल,
3.14/15 सॉल्व करें तो 0.209 लगभग ये 0.21 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो सुई की नोक की चाल होगी 0.21 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु के लिए वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके समानुपाती होती है। अब देखिए वस्तु ऊपर से गिर रही है, जब कोई वस्तु ऊपर से मुक्त रूप से गिरती है तो उसका प्रारंभिक वेग शून्य होता है। जब प्रारंभिक वेग शून्य होगा, आपने गति का दूसरा समीकरण पढ़ा है कि h बराबर ut प्लस हाफ GT²। चूँकि वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है तो u की वैल्यू 0 लगाएंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो h इक्वल टू हाफ GT² और हाफ कांस्टेंट है और मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु के लिए गुरुत्वीय त्वरण भी नियत रहेगा। तो ये दोनों नियत है तो h प्रोपोर्शनल T², अर्थात उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी गिरने में लगे समय के वर्ग के अनुपाती होती है। तो आंसर होगा इसका समय के वर्ग के अनुपाती होती है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु में आरंभ से 20 सेकंड तक एक समान त्वरण होता है, अर्थात उसकी इस गति जो है एक समान दर से बढ़ रही है। यदि ये पहले 10 सेकंड में x1 और दूसरे 10 सेकंड में x2 दूरी तय करे तो इनमें से कौन सा संबंध है, x1 x2 में क्या संबंध है। देखिए पहले 10 सेकंड में यहाँ पर जब वस्तु आरंभ से गति कर रही है तो इसका प्रारंभिक वेग शून्य होगा। पहले 10 सेकंड में x1, अगले 10 सेकंड में चूंकि वस्तु एक समान त्वरण से चल रही है तो ये थोड़ा सा आप सोचिए कि पहले 10 सेकंड में वो x1 दूरी तय करना और स्पीड लगातार बढ़ रही है, तो अगले 10 सेकंड में उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ये x2 है तो x2 की वैल्यू x1 से बड़ी ही होगी, क्योंकि इसमें एक समान त्वरण से गति कर रही है तो स्पीड लगातार बढ़ रही है, एक समान त्वरण है। तो पहले 10 सेकंड में इसने x1 दूरी तय की है तो अगले 10 सेकंड में चली गई दूरी x1 से अधिक ही होगी। और जब अधिक होगी तो पहला रिलेशन है x1 बराबर x2, ये सही नहीं है। x1 बराबर 2x2 ये इससे दूनी होगी, ये भी गलत है क्योंकि x2 की वैल्यू तो x1 से बढ़ी ही आनी है। x1 बराबर 3x2 ये भी गलत है, तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। यदि इसको आप सॉल्व करेंगे भाई इनमें रिलेशन आखिर x1 और x2 में रिलेशन होगा क्या, तो रिलेशन यदि हम निकालें तब देखिए पहले 10 सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है x1 और इस पूरी गति के लिए हमने मान लिया त्वरण a। तो पहले 10 सेकंड में गति का समीकरण आपने पढ़ा है s बराबर ut प्लस हाफ at²। और चूंकि एज u इक्वल टू 0 है तो s इक्वल टू हाफ at² लाएंगे हम। तो पहले 10 सेकंड में दूरी कितनी है, s1 की जगह x1, u 0 है, हाफ a और t², t 10 है तो 10 का स्क्वायर 100, यह आ गया x1 बराबर 50a। यदि हम इस पूरे 20 सेकंड के लिए लें, पूरे 20 सेकंड में चली गई दूरी कितनी है x1 प्लस x2, तो पूरे 20 सेकंड में, तो पूरे 20 सेकंड के लिए यदि लगाया जाए तो दूरी हो गई x1 प्लस x2 और पूरे 20 सेकंड में प्रारंभिक वेग तो 0 ही है, हाफ a और t², 20 इंटू 20, 2 से 10 बार 20 × 200, तो x1 प्लस x2 बराबर 200a और x2 बराबर यदि हम 200a को देखें तो 200a बराबर 4 इंटू 50a, 50 इक्वल टू x1, तो x1 प्लस x2 इक्वल टू 4x1 और x1 को इधर ले लें तो x2 इक्वल टू 3x1। अर्थात ये अगले 10 सेकंड में चली गई दूरी पहले 10 सेकंड में चली गई दूरी की 3 गुनी होगी। तो इसका ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक साइकिल चालक x से वृत्तः चलकर अर्थात वृत्तीय पथ पर चलकर 8 त्रिज्या वाले वृत्त के दूसरे बिंदु x के ठीक सामने y पर पहुंचता है। देखिए कोई चालक साइकिल चालक है, वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, मान लीजिए यहाँ x से गति कर रहा है, इसकी त्रिज्या r है, इसकी त्रिज्या r, और वृत्त के दूसरे बिंदु x के ठीक सामने
एक्स के ठीक सामने यहाँ पर होगा बिंदु, वाई पर पहुँचता है, तब साइकिल चालक का विस्थापन कितना होगा। देखिए विस्थापन निकालने के लिए प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को आप डायरेक्ट एक सीधी लाइन से जोड़ दें तो प्रारंभिक बिंदु ये है और अंतिम बिंदु यहाँ पर इसके ठीक सामने है, तो ये होगा, इनको हम मिलाएंगे तो ये होगा इस वृत्त का व्यास, न्यूनतम दूरी, सही है, और न्यूनतम दूरी ही उसका विस्थापन कहलाती है। तो इस चालक का विस्थापन होगा 2r, तो विस्थापन तो 2r होगा। लेकिन इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस प्रश्न में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। दूरी होती है उस वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई। यहां पर साइकिल चालक यहां से चला और इस रास्ते पर चलकर वाई पर पहुंचा है, तो इस रास्ते पर चल रहा है, इस रास्ते की लंबाई उसकी दूरी कहलाएगी। और चूंकि ये होगा आधा वृत्त, पूरे वृत्त की परिधि होती है 2πr, तो आधे वृत्त की परिधि होगी, आधे वृत्त की दूरी होगी πr, तो वस्तु द्वारा चली गई दूरी होगी πr। हाँ जी, लेकिन अगली नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा ग्राफ किसी वस्तु के त्वरित गति को प्रदर्शित करता है। तो ये चारों ग्राफ खींचे गए हैं दूरी और समय के बीच में। हमें त्वरित गति देखनी है। दूरी समय ग्राफ का ढाल वस्तु के वेग को प्रदर्शित करता है। दूरी समय ग्राफ का ढाल ये, और चूंकि इस ग्राफ में आप देखें तो यहां पर ढाल देखें, यहां पर ढाल देखें या यहां पर ढाल देखें, ढाल एक समान है, एक सरल रेखा है तो ढाल एक समान होगा। और दूरी समय ग्राफ का ढाल वस्तु के वेग को प्रदर्शित करता है। जब वेग को प्रदर्शित करेगा तो यहां पर ढाल एक समान है तो वेग एक समान होगा, और यदि वेग एक समान है तो त्वरण शून्य होगा। तो यहां पर तो त्वरण शून्य है। अच्छा, यदि आप चौथे ग्राफ की बात करें, यहां से यहां तक देखिए ये एक सीधी रेखा है और दूरी समय ग्राफ का ढाल वस्तु के वेग को, तो वस्तु यहां से यहां तक तो एक समान वेग से गति करेगी। लेकिन फिर जब यहां से ये ग्राफ प्रदर्शित कर रहा है वस्तु की विराम अवस्था को, क्योंकि समय तो परिवर्तित हो रहा है किंतु वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। फिर वस्तु एक समान वेग से फिर से गति करती है, फिर विराम अवस्था में आती है। तो ये एक समान वेग विराम अवस्था, फिर एक समान वेग फिर विराम अवस्था, तो ये भी वस्तु के त्वरित गति को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। इन दोनों ग्राफ को यदि हम देखें तो यहां पर ढाल इतना है, इसको यदि आगे और देखें तो ढाल इतना हो गया। तो जैसे जैसे वस्तु समय बढ़ रहा है, इस दूरी समय ग्राफ का ढाल भी समय के साथ बढ़ता जा रहा है। जब ग्राफ ढाल बढ़ रहा है अर्थात वस्तु का वेग बढ़ रहा है, क्योंकि दूरी समय ग्राफ का ढाल वस्तु के वेग को प्रदर्शित करेगा। और जब वेग बढ़ रहा है इसका अर्थ है कि वस्तु में त्वरण है, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग का बढ़ना त्वरण कहलाता है। तो ये ग्राफ वस्तु की त्वरित गति को प्रदर्शित करता है। यदि इस ग्राफ के यदि आप देखें बी ग्राफ बी को, तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि उपयुक्त प्रश्न में, इसी प्रश्न में वस्तु की मंदित गति को कौन सा ग्राफ प्रदर्शित करता है। तो यदि इस ग्राफ को देखें तो देखिए इसमें ढाल इतना है और यदि आगे बढ़े तो ढाल इतना, ढाल घटता जा रहा है, ढाल घटता जा रहा है। इसका अर्थ है कि इसका वेग घट रहा है, वेग घट रहा है, इसका अर्थ है कि वस्तु में मंदन है। तो कौन सा, ये वाला ग्राफ बी ये मंदित गति को प्रदर्शित कर रहा है और त्वरित गति को ग्राफ ए प्रदर्शित कर रहा है, और सी एक समान वेग को प्रदर्शित कर रहा है, और डी पहले प्रारंभिक एक समान वेग, विरामावस्था एक समान वेग, फिर विरामावस्था को प्रदर्शित कर रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु आर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि पर गतिशील है। तो ये वस्तु की त्रिज्या है आर, सॉरी वृत्त की त्रिज्या है आर और वस्तु आर त्रिज्या वाले वृत्त पर गति कर रही है। परिधि के 3/4 भाग तय करने पर वस्तु विस्थापन, परिधि का 3/4, 3/4 का मतलब 3/4, यहां से आता है वस्तु आई 1/4, यहां से आधा चक्कर हो गया 2/4 और फिर यहां पर आ गई वस्तु 3/4, अर्थात वस्तु 75% अपने रास्ते का तय कर लिया, 3/4 दूरी तय कर ली इसने। तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा। तो वस्तु चली है यहां से 3/4 दूरी तय करने के बाद आ गई है यहां पर,
विस्थापन के लिए हमने कहा था कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को आप डायरेक्ट मिलाए एक सीधी लाइन से, तो यहां से आपने इसको डायरेक्ट मिला दिया। यहां ये ए बी इसका विस्थापन होगा, यदि ये आर है तो ये भी आर होगा। पाइथागोरस में से यदि आप ए बी को निकालें तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर और 2r स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो ये विस्थापन आएगा r अंडर रूट 2, तो इसका आंसर होगा √2r।